नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एनीमिया में, टाइप्स ऑफ एनीमिया में सेकेंड जो टाइप है पैथोफिजियोलॉजिकल एनीमिया या ईटियोलॉजिकल एनीमिया। जनरली जो एनीमिया है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल और एक होता है ईटियोलॉजिकल। जो ईटियोलॉजिकल या जो जिसे हम एक और नाम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल, सेकंड हम लोग आज देखेंगे। जो इसका मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड है। तो जो पैथोफिजियोलॉजिकल जो ईटियोलॉजिकल एनीमिया है ये अपन लोग फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं और टाइप्स में जो एनीमिया बताऊंगा मैं आपको, वो एनीमिया अपने आप में इंडिविजुअली बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग इतना ही आपको देखना होता है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होगा सॉल्व करने के लिए। जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, जब पैथोलॉजी आप पढ़ेंगे, तब आपको हर इंडिविजुअल एनीमिया को प्रॉपरली पढ़ना होता है, प्रॉपरली इसकी स्टडी करनी होती है, क्योंकि वो अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एंड नॉलेज के लिए भी, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल या ईटियोलॉजिकल, इस नाम से एग्जाम आ सकता है एनीमिया। तो जो पैथोफिजियोलॉजिकल जो ईटियोलॉजिकल एनीमिया है एग्जैक्टली बेस होता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, मतलब किसी कारण से जब हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट कम हो जाए, किसी कारण से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाए, किसी कारण से हमारी बॉडी में आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी का वॉल्यूम कम हो जाए, उससे जो एनीमिया होगा कॉल्ड ईटियोलॉजिकल एनीमिया। ड्यू टू ईटियोलॉजी, कोई भी कारण, कोई भी कॉज के कारण जब हमारी बॉडी में एनीमिया होता है उसे हम बोलते हैं ईटियोलॉजिकल एनीमिया या पैथोफिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। या फिर हम इससे एक बार फिर से देख सकते हैं कि भाई किसी भी कारण से जब बॉडी के अंदर आरबीसी का नंबर कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाए एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम हमें क्या मिले, वो चेंज मिले या कम मिले। और इसके अलावा बात करेंगे एमसीएच, एमसीवी और एमसीएससी, इनमें कोई बदलाव हमको मिलता है ड्यू टू एनी कॉज, तब हम इसे क्या बोलेंगे, ईटियोलॉजिकल एनीमिया हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ईटियोलॉजिकल एनीमिया को डिवाइड किया गया फॉलोइंग टाइप्स में। पहला देखते हैं एनीमिया, ईटियोलॉजिकल एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। बॉडी से जब ब्लड लॉस होता है, बॉडी से जब ब्लड लॉस होता है और उस ब्लड लॉस के कारण जो एनीमिया होता है वो भी एक टाइप होता है, ईटियोलॉजिकल एनीमिया कहलाता है या पैथोफिजियोलॉजिकल एनीमिया कहलाता है। तो ईटियोलॉजिकल एनीमिया का जो पहला टाइप है वो किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। इसका एक और नाम होता है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमरेज मतलब भी होता है ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड। जब बॉडी से ब्लड लॉस होता है उसे हम हेमरेज ही बोलते हैं, इसलिए इसका एक और नाम हो सकता है हेमोरेजिक एनीमिया। एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, हेमोरेजिक एनीमिया बोल दें या एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, बात एक ही है, आपको आंसर यही लिखना होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो हेमोरेजिक एनीमिया है ये लॉस ऑफ ब्लड है। जब हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होगा, जब हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा, वो जो लॉस ऑफ ब्लड होगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम भी हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यदि आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी लॉस होगी, आरबीसी लॉस होगी तो हीमोग्लोबिन लॉस होगा। तो जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आरबीसी काउंट भी कम आएगा, हीमोग्लोबिन काउंट भी कम आएगा और जो कॉम्पैक्ट जो हमें आरबीसी का मिलता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो मिलता है वो भी हमें क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। ठीक है ना। और ये जो आपका लॉस ऑफ ब्लड है ये एक्यूट भी हो सकता है या क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड भी हो सकता है। अचानक से क्या हो जाए, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, 500 ml ब्लड लॉस हो गया तो ऑटोमेटिकली हम बोलें, ऑटोमेटिकली आप जब ब्लड काउंट कराएंगे तो उसकी बॉडी में आरबीसी काउंट कम मिलेगा, हीमोग्लोबिन काउंट कम मिलेगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम मिलेगा। तो एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड भी हो सकता है एंड क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड भी होता है। क्रोनिक ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, आपको बता दूं, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर ये होता है कि हमारे जो स्टमक होता है एंड ड्यूडनम, जब बॉडी में ड्यूडनम पार्ट में कोई अल्सर हो जाए और स्टमक पार्ट में कोई अल्सर हो जाए, दोनों को मिला के हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। लेकिन कई बार दोनों में मिल सकते हैं कुछ लोगों में, और कॉमनली तो होता है ड्यूडनल अल्सर मिलता है। जब वो अल्सर हो जाता है ड्यूडनम में
तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड क्या होता है, लीक होता रहता है। और ये अल्सर जिसको अल्सर सालों से है, 2 3 4 साल से है, तो वहाँ से ब्लड थोड़ा थोड़ा लीक होता रहेगा और वो स्टूल से बाहर निकलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, पर डे थोड़ी मात्रा में ब्लड लॉस होता रहेगा। और इसके बाद इस कारण से भी क्या होगा, हमारी बॉडी में आपका ब्लड लॉस मिलेगा, हैमरेज मिलेगा, एंड जिस कारण से आरबीसी या हीमोग्लोबिन पैक्ड सेल वॉल्यूम का हमें वैल्यू कम मिलेगी। सेकेंड आपको हो सकता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपको पता होगा, चोट लगने पर, थोड़ी सी चोट लगी और ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ब्लीडिंग होती रहती है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो उसमें भी लॉस ऑफ ब्लड होता है। लॉस ऑफ ब्लड होगा तो ऑटोमेटिकली आरबीसी प्लेट आपका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड पीसीबी का वैल्यू कम हो जाएगा। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें थोड़ी सी चोट लगने पर ब्लड लॉस होता है, लेकिन वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है ड्यू टू मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हमको मिलता है। आगे बात करेंगे मीनोरेजिया, फीमेल की बात करेंगे। उसमें पीरियड में लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तब भी क्या होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो ज़्यादा ब्लड लॉस हो, ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन पैक्ड सेल वॉल्यूम का लेवल कैसा है, कम मिलेगा हमें। अगला है पाइल्स। यदि किसी को पाइल्स है, सालों से पाइल्स है, तो उसमें 100% एनीमिया तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लड लॉस होता है। पर डे स्टूल के साथ ब्लड लॉस होगा, लैट्रिन में पर डे थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस होता रहेगा और उसको क्रोनिक ब्लड लॉस में आता है ना। इसके बाद करेंगे रोड साइड एक्सीडेंट की बात करेंगे, जो एक्यूट में आपको बताया मैंने। तो जब कभी भी हमारी बॉडी से हैमरेज होता है या हम इसे बोलेंगे लॉस ऑफ ब्लड, मतलब जब भी बॉडी में ब्लड बह रहा है, मतलब लीक हो रहा है, हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, हैमरेज कहलाता है, लॉस ऑफ ब्लड कहलाएगा। और जब भी लॉस ऑफ ब्लड होगा तो आरबीसी, हीमोग्लोबिन एंड पीसीबी का वैल्यू कम आएगा। इसका मतलब क्या हो गया है, एनीमिया हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड हमें एनीमिया मिल रहा है। ठीक है, ये अपने आप में भी खूब बड़ा टॉपिक है। सेकेंड ईयर की बात करेंगे, अभी तो बस सिर्फ मैं आपको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो एग्जाम में आता है। आगे बात करेंगे एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, या इसे बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के टूटने के कारण। सेकेंड टाइप क्या है, आरबीसी के टूटने का। आरबीसी टूटेगा मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका एक और नाम होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया या हीमोलिसिस भी बोलते हैं। हीमोलिसिस मतलब आरबीसी का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, वर्ड आता है हीमोलिसिस, मतलब आरबीसी का टूटने के बारे में बात कर रहे हैं। आरबीसी हमारी बॉडी में है, और यदि आरबीसी टूटती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं, तो टूटेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी की संख्या कम होने लगेगी। आरबीसी की संख्या कम होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और साथ में पीसीबी का वैल्यू भी कम होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। मतलब आपकी बॉडी में एनीमिया मिलेगा। लेकिन कारण क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, हीमोलिसिस, ये हम इसे क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया। तो जब भी बॉडी में आरबीसी का नंबर, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, पीसीबी का वैल्यू कम आता है, क्यों, क्योंकि आरबीसी बॉडी के अंदर टूट रही हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनीमिया तो बोलेंगे। कारण क्या है, टूटना है, इटियोलॉजिकल एनीमिया तो बोलेंगे। लेकिन कौन सा टाइप एनीमिया कहलाएगा आपका, हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाएगा। कौन सा एनीमिया कहलाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम बोल रहे हैं। लेकिन आरबीसी जो अंदर टूट रही हैं वो 2 कारण से टूट सकती हैं, या 2 फैक्टर्स उसके लिए होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब अंदरूनी कारण, अंदर क्या, बॉडी के अंदर ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो रहा है जिस कारण से आपकी आरबीसी टूट रही हैं। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब बाहर से ऐसा कुछ जा रहा है जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर आरबीसी को तोड़ रहा है या उसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो आरबीसी को तोड़ने के 2 कॉज होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब बॉडी के अंदर ही ऐसी कोई मैकेनिज्म हो रही है जो आरबीसी को तोड़ रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, डिस्ट्रक्शन कर रही है। और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से ऐसा कोई मॉलिक्यूल जा रहा है या कुछ जा रहा है जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल जैसे हम बोलेंगे। तो इंट्रिंसिक क्या क्या होते हैं, पहले आपको बता दूं, एब्नॉर्मलिटीज ऑफ आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यदि वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, या वो प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाती है, या उसका जो कहना चाहिए स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, तो जिस कारण से क्या होगा, वो इजीली टूट जाएगी, और इजीली टूट जाएगी तो आरबीसी टूट जाएगी, आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाएगा।
आरबीसी टूट जाएगा तो आरबीसी नंबर कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और पीसीवी कम हो जाएगा। तो ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसमें यदि कोई एब्नॉर्मलिटी होती है तब, ये तो इंटरनली डेवलपमेंट डिसऑर्डर मिल रहा है आपको, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ G6PD। G6PD नाम का एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस नाम का एक एंजाइम होता है जो हर आरबीसी के पास होता है। और ये एंजाइम क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करता है और स्पेसिफिक फंक्शन करके एक एक्टिव ग्लूटाथियोन या रिड्यूस फॉर्म, जो ग्लूटाथियोन का जो रिड्यूस फॉर्म करता है, मतलब आरबीसी के अंदर ये एंजाइम होगा और इसके अंदर ये ग्लूटाथियोन को रिड्यूस फॉर्म में रखता है। रिड्यूस फॉर्म में बनाने के लिए ये वाला एंजाइम होता है। ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, ये आपको सेकेंड ईयर में बताया जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में आप समझ लीजिए G6PD एक एंजाइम होता है जो हर आरबीसी के अंदर होता है और जो आरबीसी को टूटने से बचाता है, आरबीसी को डैमेज होने से बचाता है। क्योंकि जो G6PD होता है ये हर आरबीसी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल बना के रखता है, रिड्यूस ग्लूटाथियोन बना के रखता है। ग्लूटाथियोन होता है लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, रिड्यूस फॉर्म में होता है। और जब भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट होते हैं जो लगातार हर किसी की बॉडी में बनते रहते हैं। हमने जैसे ही ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई, कहाँ पर आई, लंग्स में आई, लंग्स से आरबीसी में, आरबीसी से हर सेल के पास, आरबीसी हर सेल के पास क्या गया, ऑक्सीजन गया। जब हर सेल के पास ऑक्सीजन जाता है तो हर सेल क्या करेगी, ऑक्सीजन का यूज़ करती है। जब वो ऑक्सीजन का यूज़ करेगी तो जैसे ही वो ऑक्सीजन का यूज़ करती है, यूज़ करने के बाद एक एंड प्रोडक्ट फॉर्म करती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं, या हम इसे एक और नाम बोलते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जनरली 3 होते हैं, आपको याद होना चाहिए, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 और OH-। ये 3 होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली होते हैं, जो ऑक्सीजन का यूज़ करने के बाद हर सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो आपके ऑक्सीडेंट बन रहे हैं, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। ये जो ऑक्सीडेंट होते हैं वेरी टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीडेंट्स को क्लीन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम भी होता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी के पास जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है वो कौन सा है, ग्लूटाथियोन है। तो जब ये ऑक्सीडेंट आरबीसी के अंदर आते हैं या आरबीसी के संपर्क में आते हैं या आरबीसी में आते हैं, तो आरबीसी क्या करती है, इनको क्लीन करने के लिए इनके पास क्या होता है, रिड्यूस ग्लूटाथियोन होता है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, G6PD के द्वारा बनाता है। G6PD होगा तो रिड्यूस ग्लूटाथियोन होगा, और रिड्यूस ग्लूटाथियोन क्या करेगा, इस ऑक्सीडेंट को जो हमारी सेल के लिए टॉक्सिक हैं उनको क्या करेगा, साफ करेगा। मतलब आरबीसी के अंदर के जो ऑक्सीडेंट हैं उनको क्लीन करने के लिए आरबीसी के पास जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है उसका नाम होता है रिड्यूस ग्लूटाथियोन, और वो कौन बनाता है, G6PD बनाता है। यदि G6PD नहीं होगा तो रिड्यूस ग्लूटाथियोन नहीं होगा, रिड्यूस ग्लूटाथियोन नहीं होगा तो आपका जो ऑक्सीडेंट होंगे वो हमारे आरबीसी को तोड़ देंगे, आरबीसी टूट जाएगी। तो आरबीसी टूटेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हीमोलिसिस हो जाएगी, आरबीसी के नंबर कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, पीसीवी कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। कौन सा एनीमिया हो जाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट होता है पायरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी, पीके डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये भी एंजाइम स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है जो हमारी हर आरबीसी में होता है, और इस एंजाइम की कमी से भी क्या होता है, आपकी बॉडी में आरबीसी में क्या मिलता है, डिस्ट्रक्शन मिलता है, क्योंकि ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली एक पाथवे होती है, ठीक है। आपका पेंटोस हेक्साफॉस्फेट नाम का जो एक पाथवे होता है उसमें इसका यूज़ होता है। तो ये जो आपका जो पायरूवेट काइनेज एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी भी जो है ये भी क्या करता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी आरबीसी के अंदर वाला एंजाइम की यदि कमी होती है तो, जैसे G6PD था वैसे ही वाला एंजाइम है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, सभी ने नाम सुना होगा बचपन से, हंसियाकार रोग बोलते हैं हिंदी में। सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी का जो साइज है वो क्या होता है, डंबल शेप नहीं होता है, वो ऐसा दिखता है आपको, सिकल शेप होता है। सिकल्ड शेप होगा तो जिस कारण से क्या होता है, आरबीसी जो है, यदि नॉर्मल आरबीसी होगी तो वो इजीली क्या होगा, ब्लड वेसल्स स्मॉल कैपिलरी से इजीली
वो अपने आप को श्रिंक करके, अपने आप के स्क्वीज़, अपने साइज़ को चेंज करके, स्क्वीज़ करके वो निकल जाती है। लेकिन यदि सिकल शेप आरबीसी होगी तो वो अपने आप को स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाएगी, वहाँ फंस जाएगी, या हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन से रगड़ के जाएगी, और जिस कारण से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और आपकी आरबीसी टूट जाएगी, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, पीसीबी काउंट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो सिकल सेल आरबीसी भी जल्दी रप्चर हो जाती हैं, उनकी जो लाइफ 120 डेज की नहीं होकर बहुत कम दिन की होती है। आगे बात करेंगे थैलेसीमिया में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपरली आपका बन नहीं पाता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन उसमें बनता है। आपको पता होना चाहिए बीटा चेन अल्फा चेन उसमें होती है। तो अल्फा थैलेसीमिया दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा है तो अल्फा की डेफिशिएंसी है, बीटा है तो बीटा की डेफिशिएंसी है। तो ये हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी के कारण भी क्या होता है, आरबीसी एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल आरबीसी होगी तो जल्दी वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिस कारण से आपकी हीमोग्लोबिन, पीसीबी एंड आरबीसी काउंट कम मिलेगा। वैसे आगे बात करेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज वही आपका थैलेसीमिया से ही है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा तब भी आरबीसी टूट सकती है। जितने मैंने आपको बताया आपका डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, पायरुवेट, जितने मैंने आपको बताया आपका डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, पायरुवेट काइनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, ये सब अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, लेकिन ये आपके सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर में आपको पैथोलॉजी में देखना होता है। अभी तो फर्स्ट ईयर में आपको इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम में आएगा फिजियोलॉजी में इतना ही आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं बाहर से आकर आरबीसी के को ब्रेक डाउन करेंगे, आरबीसी को डैमेज करेंगे, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। पहला है मलेरिया जो होता है, मलेरिया का इन्फेक्शन क्या करता है, आरबीसी को तोड़ता है, क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो क्या करता है, आरबीसी के अंदर अपना ग्रो करता है, आरबीसी के अंदर वो डेवलप होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और एंटी मलेरियल ड्रग लेंगे तो एंटी मलेरियल ड्रग क्या करेगी, वो आरबीसी के अंदर जाके उस पैरासाइट को मारेगी, मलेरिया के पैरासाइट को मारेगी, और जिस चक्कर में आरबीसी आपकी टूट जाएगी, और आरबीसी टूट जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा, और आरबीसी की टूटेगी तो ऑटोमेटिकली आरबीसी काउंट कम, हीमोग्लोबिन कम और पीसीबी कम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं जो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आरबीसी को डैमेज कर सकते हैं और आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे बात करेंगे टॉक्सिक एजेंट। आपने ऐसा कोई टॉक्सिक एजेंट ले लिया जो डायरेक्टली बॉडी में जाकर ब्लड सेल्स को डैमेज कर सकता है, कोई पॉइजन आपने इंजेक्ट कर लिया, वो आपको हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी ड्रग ले ली जो जाकर बॉडी में आरबीसी को तोड़ सकती है, आरबीसी को डैमेज कर सकती है। जनरली जो ड्रग होती है और कुछ टॉक्सिन एजेंट होते हैं जो जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी होती है, उनमें ये ड्रग जो है आरबीसी को तोड़ने के लिए, आरबीसी के ब्रेकडाउन के लिए, डिस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई ड्रग से भी टूट सकते हैं टूट सकती है, कोई टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में चले जाए वो डायरेक्टली बैक्टीरिया के टॉक्सिन से भी हो सकता है, एंड मलेरिया में आपको बताया जो आप एंटी मलेरिया ड्रग लेंगे तो वो डैमेज करेगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है, मतलब हीमोलिसिस होता है, कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया आपको मिल सकता है। तो सेकेंड टाइप है हीमोलाइटिक, पहला बताया आपको हेमोरेजिक एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, दूसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी या ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी हमको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी, आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आरबीसी काउंट कम होंगे, आरबीसी काउंट कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो पीसीबी कम हो जाएगा। मतलब हमारी बॉडी की जो फैक्ट्री है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या फैक्ट्री मतलब बोन मैरो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या बोन मैरो के पास जो रॉ मटेरियल जा रहा है आरबीसी को बनाने के लिए वो प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। दो चीज़ की कमी हो सकती है, आपकी जो फैक्ट्री मतलब बोन मैरो वो काम ना कर रहा हो, या बोन मैरो सही काम कर रहा है लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल जाना है आरबीसी को फॉर्म करने के लिए वो रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, तो वो नहीं जाएगा तब भी प्रॉपर आरबीसी नहीं बनेगी, फैक्ट्री काम नहीं रही तब भी आरबीसी प्रॉपर नहीं बनेगी। तो इम्पेयर्ड, जब प्रॉपरली बॉडी में आरबीसी फॉर्म नहीं हो पा रहे, डिमांड के अकॉर्डिंग आरबीसी फॉर्म नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। डिमांड है, मान लेते हैं हम डिमांड है हमारी 100 की और बन रही कितनी 50, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, नंबर कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और पीसीबी आपका कम हो जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन कौन से ऐसे स्टेज में या कंडीशन में क्या मिल सकता है आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है। पहले आपको बता दूं कि पहला कंडीशन है या पहला जो इसका सब डिवीजन है साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट। जो साइटोप्लाज्म होता है आरबीसी के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं,
तो हीमोग्लोबिन मतलब उसका आरबीसी का साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन मतलब साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट, प्रॉपर मैच्योर हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, प्रॉपर हीमोग्लोबिन मैच्योर नहीं हो पाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी। कुछ डेफिशिएंसी बताता हूँ मैं आपको। तब हमारी आरबीसी कैसी हो सकती है, प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगी, प्रॉपर नॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो पहला है डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस। आपको बता दूं कि आरबीसी है, आरबीसी में ये आरबीसी है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम पार्ट, एक होता है ग्लोबिन पार्ट। यदि हीम पार्ट नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, ग्लोबिन पार्ट नहीं बनेगा तो वो प्रॉपर नहीं है। मतलब फाइनली दोनों में से कोई भी एक नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी का जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, और या दोनों की कमी होगी तो प्रॉपरली आपकी आरबीसी फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो आपका हीम सिंथेसिस कम हो जाए, और हीम सिंथेसिस कम क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। यदि बॉडी में आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी होती है तो जो हीम पार्ट है वो आयरन से बनता है। हीम पार्ट कैसे बनता है, आयरन से बनता है। तो आयरन की कमी होगी तो हीम पार्ट नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट नहीं बनेगा तो आपकी प्रॉपर आरबीसी मतलब आपका आरबीसी फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसका बात करेंगे डेफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस। यदि आपका ग्लोबिन पार्ट, स्पेसिफिक ग्लोबिन पार्ट यदि नहीं बन रहा है तो हमारी बॉडी में फिर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा मतलब साइटोप्लाज्म नहीं बन पाएगा, तो आपकी आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पाएगी, आरबीसी फॉर्म नहीं हो पाएगी। और जब भी ग्लोबिन सिंथेसिस का डिफेक्ट बात करें उससे हम एग्जैक्टली बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ही जो होता है वो ग्लोबिन डिफेक्ट करता है। मतलब हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है यदि वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, थैलेसीमिया के बारे में सोच रहे हैं। थैलेसीमिया अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर के हिसाब से, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको इतना आना चाहिए। यदि हीम पार्ट नहीं बन रहा है मतलब आयरन की कमी है, आयरन की कमी होगी तो हीम पार्ट नहीं बनेगा। यदि हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट नहीं बन रहा मतलब थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया प्रॉब्लम है मतलब ग्लोबिन पार्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका आरबीसी इंपेयर्ड आरबीसी फॉर्म होगा, प्रोडक्शन होगा। सेकेंड, न्यूक्लियर मैच्योरेशन डिफेक्ट। न्यूक्लियर मैच्योरेशन डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि एक आरबीसी के अंदर जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जब वो बोन मैरो के अंदर अपना डेवलपमेंट करती है, मतलब जो मैच्योर आरबीसी बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में जो पहली सेल होती है उसके पास न्यूक्लियस होता है, और जो लास्ट सेल बनती है जहाँ पर आरबीसी मैच्योर हो जाती है वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जहाँ न्यूक्लियस है और उसके जब आरबीसी बन रही मतलब वहाँ न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस का डिसअपियर होना बहुत ज़रूरी है। यदि न्यूक्लियस पहली सेल में है और आरबीसी जो बन के निकल रही है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ से न्यूक्लियस वहाँ तक ज़्यादा तक कैसा हो जा रहा है, डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियस वहाँ पर प्रॉपरली एब्सेंट मिलेगा हमको। तो उस प्रोसेस को करने के लिए मतलब जो पहली सेल का न्यूक्लियस यदि लास्ट सेल में भी न्यूक्लियस मिलेगा तो वो मैच्योर आरबीसी नहीं कहलाएगी। मैच्योर आरबीसी वही कहलाएगी, हेल्दी आरबीसी वही कहलाएगी जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वो लेकिन जो ब्लड में हमारे आरबीसी सर्कुलेट कर रही है वहाँ तो न्यूक्लियस है, लेकिन जब वो बोन मैरो में डेवलप होती है तो वहाँ न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस जो होता है वो फाइनली डिसअपियर हो जाता है, वो डेंस होके डिसअपियर हो जाता है। प्रोसेस बताएंगे आपको, सेकेंड ईयर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मैच्योरेशन। मतलब न्यूक्लियस का गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, वही मैच्योरेशन कहलाता है। लेकिन यदि बॉडी में न्यूक्लियस हमको आरबीसी में न्यूक्लियस मिल रहा है, मतलब हमको आरबीसी नहीं मिलेगी तो क्योंकि आरबीसी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉपरली उसका न्यूक्लियस का मैच्योरेशन नहीं होगा तो आपकी आरबीसी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएंगी, इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन होगा। तो जो हमारी बॉडी में जो आरबीसी का जो न्यूक्लियस का जो मैच्योरेशन है वो डिपेंड करता है फॉलिक एसिड पर एंड विटामिन B12 पर। आपको बता दूं न्यूक्लियस के मैच्योरेशन के लिए मतलब न्यूक्लियस को डिसअपियर करने में, हेल्दी आरबीसी से डिसअपियर करने में, उसको गायब करने में या उसको प्रॉपर मैच्योर करने में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की आवश्यकता होती है। यदि इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाएगा तो आपकी हेल्दी आरबीसी बन नहीं पाएगी। तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन या प्रोडक्शन मुझे मिलेगा। और जब बॉडी में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस आपका क्या हो जाएगा, इमेच्योर रहेगा, न्यूक्लियस आपका मैच्योर नहीं हो पाएगा, आरबीसी आपकी फॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो इस टाइप की कंडीशन को एक एनीमिया बोलते हैं, कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जब भी हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात कर रहे हैं मतलब आरबीसी का न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की क्या हो गई है? कमी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियस की मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 बहुत अधिक आवश्यक होता है, फॉलिक एसिड भी होता है, लेकिन किसी में यदि सिर्फ विटामिन B12 की कमी हो जाती है तब भी उसकी बॉडी में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का मैच्योरेशन नहीं हो पाता है। तो वो जनरली होती है डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है हमारी जीआईटी में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है? जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 को बॉडी में या जीआईटी से स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषित एब्जॉर्ब कराने के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा तो बोन मैरो में जाएगा और न्यूक्लियस का मैच्योरेशन कर देगा। लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारा बोन मैरो में जो आरबीसी फॉर्म हो रही है, जो न्यूक्लियस मैच्योर हो रहा है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सिंगल हमको मिलती है ड्यू टू, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी के कारण यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलती है तो हम उसे बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। तो पर्नीशियस एनीमिया की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाएगा जिस कारण से आपकी आरबीसी इंपेयर्ड हो जाएगी। इसके बाद करेंगे लास्ट में डिफेक्ट इन स्टेम सेल्स प्रोलिफरेशन। आपको बता दूं हमारी ये तो रॉ मटेरियल हो गए, जो आरबीसी को बनाने में जो रॉ मटेरियल होते हैं उसकी बात हो गई। अब सेकंड में बता रहा हूँ फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री मतलब बोन मैरो। अब जब बोन मैरो जो है, बोन मैरो में जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं जो रॉ मटेरियल को लेती हैं और आरबीसी फॉर्म करती हैं, लेकिन जो स्टेम सेल्स हैं बोन मैरो की, जो स्टेम सेल्स जो रॉ मटेरियल लेने वाली स्टेम सेल्स होती हैं, यदि वो स्टेम सेल्स ही खराब हो जाएं, वो स्टेम सेल्स डैमेज हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, किसी कारण से उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब क्या होगा? फाइनली रॉ मटेरियल बहुत सारा लेकिन स्टेम सेल नहीं है। स्टेम सेल नहीं है तो आरबीसी कैसे फॉर्म होगी? क्योंकि स्टेम सेल्स वो रॉ मटेरियल को यूज ही नहीं कर पाएगा। तो जब कभी स्टेम सेल में डिफेक्ट आता है तब भी हमारी बॉडी में इम्पेयर्ड आरबीसी होगी, पर प्रॉपर्ली आरबीसी फॉर्म नहीं हो पाएगी। और जब भी बॉडी में स्टेम सेल्स की डेफिशिएंसी होती है तो हम उसे बोलते हैं, या बोन मैरो डिफेक्ट होता है तो उस टाइप की एनीमिया को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ए मतलब एब्सेंट, प्लास्टिक मतलब बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या है? एब्सेंट है, मतलब बोन मैरो सेल एब्सेंट है। बोन मैरो सेल नहीं होगी तो वो रॉ मटेरियल को ले नहीं पाएगी, आरबीसी फॉर्म नहीं कर पाएगी। तो यहाँ भी इम्पेयर्ड आरबीसी आपको मिल रही है, यहाँ भी आरबीसी फॉर्म नहीं हो पाएगी तो आरबीसी की संख्या कम, पैक सेल वॉल्यूम कम, हीमोग्लोबिन कम। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हो सकते हैं इम्पेयर्ड आरबीसी के लिए। आयरन की डेफिशिएंसी हीम के लिए हो जाएगी, थैलीसीमिया होगा तो ग्लोबिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, फॉलिक एसिड विटामिन B12 नहीं होगा तो आपका न्यूक्लियस नहीं मैच्योर हो पाएगा। वैसे ही आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 नहीं होगा तो फिर आपका न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाएगा। बोन मैरो ही खराब हो जाएगा, स्टेम सेल्स नहीं होंगी तो फिर क्या हो सकता है? आपका एप्लास्टिक एनीमिया आपको हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ईटियोलॉजिकल एनीमिया जो आपको आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की व्यू से आता ही आता है। शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया आ सकता है शॉर्ट नोट्स में 2 नंबर में, 2 मार्क्स में हेमोरेजिक एनीमिया आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सिंपल क्लिनिकल फीचर्स। जब भी एनीमिया होता है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? पेलनेस ऑफ स्किन या पेलार हम बोलते हैं, बॉडी पीली हो जाती है, पेलनेस हम बोलेंगे, या पेलार हमको मिलेगी स्किन। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो भी आपकी कैसे हो जाती है? स्लाइट पेल हो जाती है, पेलार हो जाती है वो। इसके अलावा क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट, जिसे हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। टेकीकार्डिया, जब हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है उससे हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो एनीमिया की कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग देखते हैं इसको कि हमारी बॉडी में हमारा जो हार्ट है वो एक मशीन होता है, एक पंप होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो जाएंगी, एनीमिया मतलब आरबीसी कम है, आरबीसी कम मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सीजन ले जाने वाली जो
टैक्सी, हम सिर्फ टैक्सी बोल सकते हैं, भैया टैक्सी हमारी आरबीसी जो ऑक्सीजन को लेके जगह जगह पे छोड़ती है। लेकिन हमारी बॉडी में टैक्सी कम है मतलब आरबीसी नहीं है, आरबीसी नहीं है मतलब हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं है मतलब ऑक्सीजन को पकड़ने वाली, ऑक्सीजन को बैठाने वाली टैक्सी नहीं है। अब कम टैक्सी होंगी तो उस चक्कर में हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी तो नहीं काम करेगी। ऐसा नहीं कि भाई आज ऑक्सीजन कम है तो मैं कम काम करूँ, ऐसा कभी नहीं होता। हमारा बॉडी तो नहीं काम करता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा जो हार्ट होता है, आरबीसी कम होने के कारण, टैक्सी कम होने के कारण, ऑक्सीजन सप्लाई कम का सप्लाई करने वाली जो आरबीसी उनकी संख्या कम होने के कारण हमारा हार्ट क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है ताकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको पूरा कर सके। मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगा, जो कम मात्रा की, जो कम नंबर में जो आरबीसी हैं उनको जल्दी जल्दी हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट प्रॉपरली जल्दी जल्दी करवाएगा। मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगा, वो लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंचाएगा और इस चक्कर में हार्ट को बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। ठीक है, और जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा हार्ट की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप मान लेते हैं एक फैक्ट्री में 100 लोग हैं और वो 5 गाड़ी से जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वो 5 गाड़ी से 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी दिन उसमें से 100 लोग जो 5 गाड़ी जा रहे थे, किसी दिन उनमें से 2 गाड़ी खराब हो जाती हैं। अब बचती हैं 3 गाड़ी। अब 3 गाड़ी में ही 100 लोग को पहुंचाना है और टाइमिंग उतना ही कवर करना है। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो ड्राइवर होगा वो 3 गाड़ियों को बहुत तेज़ी से लेके जाएगा और बहुत फास्ट उसको वापस लेके आएगा, क्योंकि टाइम में, उतने ही टाइम में उनको 100 लोग को पहुंचाना है। लेकिन जो पहुंचाने वाली जो गाड़ियां थी उसकी संख्या कम हो गई है, 5 से 3 हो गई है। तो उस 3 गाड़ी को बहुत स्पीड से जाना पड़ेगा और बहुत से स्पीड से आना पड़ेगा। मतलब वो अपनी बहुत स्पीड से जाना पड़ेगा और बहुत से स्पीड से आना पड़ेगा। मतलब वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। वैसे ही हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो आरबीसी है वो बहुत रैपिडली हमारी बॉडी में मूव होती हैं। लेकिन उसकी रैपिडली मूव कराने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हार्ट को जल्दी जल्दी काम करवाती है, क्योंकि हार्ट ही हमारा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो बहुत जल्दी वो क्या करेगी, ब्लड को पंप करवाएगा, हमारा बॉडी हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करवाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करना है। और इस चक्कर में हमारा क्या मिलेगा, आप पल्स चेक करेंगे तो उसका हार्ट रेट कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टेकीकार्डिया हमको मिलेगा। तो एनीमिया में टेकीकार्डिया इस तरीके से मिलता है। इस प्रकार बात करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि एनीमिया में क्या है, आरबीसी कम है। आरबीसी कम है तो बॉडी क्या करेगी, बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगी, ऑक्सीजन अंदर पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब बॉडी को लग रहा है कि भैया अंदर हाइपोक्सिया हो गया है क्योंकि आरबीसी कम है, तो उस चक्कर में क्या, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन तो जा रही है, लेकिन उस ऑक्सीजन की डिमांड को, उस ऑक्सीजन को आरबीसी में जल्दी जल्दी रिलीज करने के चक्कर में हमारा लंग्स क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, वर्क करता है, ताकि जो कम आरबीसी अंदर हैं उनमें अधिक से मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर चले जाए डिफ्यूजन की प्रोसेस से। तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हम लोग कई बार आप देखते होंगे कि एनीमिया के पेशेंट को हाँफने लगता है, थोड़ा सा काम करता है वो हाँफता है क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा एमेनोरिया मिलता है, फीमेल में सिम्टम मिलता है। कई बार हमारी बॉडी डिफेंस प्रोसेस करती है और फीमेल में पीरियड्स आने को रोक देती है, क्योंकि बॉडी में वैसे ही ब्लड कम है और ब्लड कम है तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए डिफेंस की प्रोसेस करके वो बॉडी में एनीमिया प्रोड्यूस कर देती है, एनीमिया हो जाता है कई बार। ठीक है, हेडेक हो जाता है कई बार हेडेक मिलता है हमको। ठीक है, ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो हेडेक आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वही प्रॉपर आरबीसी नहीं होंगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन मिल सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है, कई बार बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उनमें कई बार एनीमिया निकल के आता है। एक सिंपल डायग्नोसिस होती है, आप ब्लड टेस्ट कराएं, उनको खून की कमी निकलेगी, प्लस आपके उसके खून के आरबीसी के लेवल को इंक्रीज करवाना है और ऑटोमेटिकली उनका जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वो दूर हो जाएगा। कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। आगे बात करेंगे, रेस्टलेसनेस, थकावट बनी रहेगी, हमेशा थका रहेगा वो, क्योंकि बॉडी में जितनी आरबीसी चाहिए थी उतनी आरबीसी नहीं, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो हमारा बॉडी हमेशा
थका थका हमें फील करेगा, क्योंकि हमारी सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्रॉपर सेल एनर्जी प्रोड्यूस एटीपी फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेगा तो एटीपी फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो सेल कैसे हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, सेल को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्रॉपर एनर्जी नहीं बना पाएगी, एनर्जी बना नहीं पाएगी तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको वीकनेस मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं कॉमन एनीमिया का जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद करते हैं इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं आरबीसी को पता करने के, एनीमिया को पता करने के लिए। आपको बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, पैक्ड सेल वॉल्यूम, एमसीएच, एमसीएससी, एमसीवी एंड लास्ट है बोन मैरो। बोन मैरो भी आप करा सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन है ये आपका जो एनीमिया बताएगा वो एमसीएच, एमसीवी, एमसीएचसी, ये मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को बता देगा जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया आपको। और आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, एनपीसीबी ये एनीमिया को बताएगा। और बोन मैरो से हम पता कर सकते हैं कि भाई बोन मैरो काम कर रही नहीं कर रही, मतलब स्टेम सेल्स की स्टडी कर सकते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में बोन मैरो भी कराया जाता है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, एनीमिया का, जो आपको आना चाहिए। फर्स्ट ईयर के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया एंड इटियोलॉजिकल एनीमिया दोनों भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो दोनों लिखना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो अब मॉर्फोलॉजिकल अलग आ सकता है, इटियोलॉजिकल अलग आ सकता है। ठीक है, एनीमिया नाम से क्वेश्चन आ गया तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना आपको फर्स्ट ईयर के लिए, जो फिजियोलॉजी के लिए, इतना आपको आना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बोलूँगा इसमें बहुत सारा डिटेल है। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे हर इंडिविजुअल आपका जो एनीमिया डिटेल में है, जिसको मैं, यदि आप सेकेंड ईयर में कभी आप मेरा पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो आपको मिल पाएंगे इन फ्यूचर में। और पूरे जो एनीमिया है वो डिटेल में आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, एंड कमेंट करें। जो क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।